और सितंबर में जब नागेंद्र जी आपने ठीक कहा। थैंक यू नागेंद्र जी, आपने ठीक कहा। संजय जी, ये बात जो नागेंद्र जी ने पॉइंट आउट किया कि लोग नहीं आ रहे हैं, ये लोगों को, ये मंत्री जी को भी नहीं मालूम है और केंद्रीय राज्य मंत्री को भी नहीं मालूम है कि भैया यहां तो चिंतस्या वाला खेल हो गया। जो सर्टिफिकेट हमारा था उसके पैसे को कन्वर्ट कर दिया किसी में, अब उसका पेपर मेरे पास है ही नहीं। तो ये कंपनी टू कंपनी चेंज हो गया, ये हम भी समझना चाह रहे हैं। और हमको लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी भी अगर इस कार्यक्रम को देखेंगी, तो आजकल तो मोबाइल पे कहीं चलते रहिए, आ रहा होता है तो अलर्ट आ जाता है, देख लेती हैं। तो जरा वित्त मंत्री जी देख रही हैं, उनको जरा बताइए। आप ये मान के चलिए कि आपके इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री जी देख रही हैं, तो आप वित्त मंत्री जी को क्या सलाह दे रहे हैं कि मैडम, इसलिए आपके पास निवेशक नहीं पहुंच पा रहे हैं या डिफिशियंसी हो रही है क्योंकि उनके पास जो कागज है उसका पैसा का कन्वर्जन किसी और चीज में करा दिया गया है। लेकिन वो सहारा रियल एस्टेट की बात है या क्यू शॉप की बात है, क्या क्रेडिट सोसाइटी के पैसे को उसमें कन्वर्ट किया गया है? ये जरा बताइए निर्मला जी को, या कंपनी का पैसा कन्वर्ट हुआ? देखिए सर, हम एक मिनट का और टाइम लेंगे। आपने जो सवाल किया वो ऑलरेडी हम लोग पत्र के माध्यम से माननीय सीतारमन जी को, अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, सबको दिया हुआ है। हिंदी में अगर पढ़ने में उनको दिक्कत होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हम लोगों ने एक नोटिस के तौर पे सारा चीज हम लोगों ने पूरा इंग्लिश में ड्राफ्ट बना करके सबको दिया है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है और उस नोटिस का जवाब इनको पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हमको ये चीज नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है। पिछले संगठन में भी हम लोग काम कर रहे थे, जन आंदोलन मोर्चा में, उसके माध्यम से भले हम लोग हिंदी में ही लिख के दें, जैसा कि सुनने में आता है कि लोग हिंदी का ड्राफ्ट देखते नहीं है, तो हम लोग बहुत कुछ हम लोग उसमें भी लिख करके दिए थे कि कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद देश के जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, गृह मंत्रालय, सबको हम लोगों ने लिख करके दिया 2021 में ही 2000 आदमी का सिग्नेचर करा करके कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसलिए जांच एजेंसियां भी नहीं कर सकती कि हमको नहीं मालूम है, क्योंकि उनका जवाब भी मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद आपको भेजे भी थे, आप देखे होंगे उसको। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में होने दीजिए, लोग मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट चले, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से, क्योंकि होना वहीं पे सब कुछ है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी पीआईएल कर रहे हैं, आप भी तो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों भिड़ करके एकदम भिड़ना ही है। संजय जी अब बोलिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल हो रहे हैं हम लोग। बोलिए संजय जी। आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपकी क्यूआई नेटवर्क को कि आप लगातार इस मुद्दे पे उठा रहे हैं। और मैं क्षेत्र के सभी जमाकर्ता कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने सांसदों के पास जाकर अपनी समस्या रखी और आज एक बड़े स्तर पे कई सांसदों ने इस विषय पे उठाया। हालांकि सही तरीके से बात को उठाने में वो अक्षम रहे हैं, सही मुद्दे को वो नहीं उठा पाए हैं या सही तरीके से सांसदों तक बात नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण से दो मंत्रालयों के बीच में ये मामला फंस गया। मैं आपको एक बात बताऊं आशुतोष जी, वित्त मंत्रालय के अंडर में जो 3 कंपनियां आती हैं, सिर्फ उनका मैटर है और बाकी सोसाइटियों का मैटर है जो सहकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए, एक मंत्रालय कभी 2 प्रश्नों का, अलग अलग मंत्रालयों का प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है। हमें दोनों मंत्रालयों से अलग अलग प्रश्न करना पड़ेगा, तब जाके हमें स्पष्ट जवाब मिलेगा। पहली बात यह है कि हम सांसद महोदय जी जो प्रश्न पूछते हैं वो सही तरीके से तार्किक प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। जो जमाकर्ताओं की तरफ से या कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है या उनको पूछना चाहिए, वो प्रश्न ना करके और उसको इस तरीके से पूछ रहे हैं जिसका जवाब स्पष्टीकरण से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी कुशवाहा जी ने भी कहा, अभयदेव शुक्ल जी ने भी कहा, आपने भी कहा, देखिए निवेशक जो हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सबसे ज्यादा हैं और कंपनियों में निवेशक करीबन 5 से 10% ही बचे। तो जो माननीय सीतारमण जी हैं वो अपने विभाग की ही बात करेंगी, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं करेंगी, वो उनका मंत्रालय नहीं। प्रश्न ये करना था
कि माननीय महोदय जी, आपकी जो अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं उनमें जो शेष निवेशक बचे हुए हैं, पहले पूरी ड्राफ्टिंग बनाना थी कि एक्चुअल में शुरू से हुआ क्या है। जो शेष निवेशक बचे हैं 2018 के बाद आपने विज्ञप्ति नहीं निकाली है। भारत देश के कई ऐसे जमाकर्ता हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक नहीं है, उन्हें आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि सेबी को आप आग्रह करें कि दोबारा से प्रेस विज्ञप्ति निकालें एक बार पुनः, ताकि जो शेष बचे हुए जमाकर्ता दो कंपनियों के हैं, रियल एस्टेट और हाउसिंग के, वो अपने आवेदन कर सके। तीसरा ये था कि जो कमर्शियल कारपोरेशन का है उसका तो कोई उन्होंने पोर्टल ही नहीं बनाया है, ना उनका उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि आप आवेदन करके पेमेंट ले जाएं। तो बात यह है कि जब उसमें निवेशक है ही नहीं तो निवेशक आवेदन करेंगे कैसे? 2-5%, 10% निवेशक बचे हैं, उनके लिए आपने विकल्प बंद कर दिया है। आप विकल्प तो खोलें। 2018 के बाद आपने आवेदन लेने से मना कर दिया है, तो जमाकर्ता कंपनियों के जाएं कहां? और इसके बाद जो क्यूसॉप है, क्यूसॉप में जो जमाकर्ता है उनके लिए आपने कोई विकल्प नहीं दिया कि वो कैसे आवेदन करें, किस तरीके से पोर्टल आपने नहीं बनाया, कोई आपने उसका प्रोग्राम नहीं बनाया, तो आखिर जाए कहां? ये तो हो गई आपके कारपोरेट मंत्रालय की बात। अब इसके बाद जो सहकारिता मंत्रालय है, तो सहकारिता मंत्रालय से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि माननीय महोदय जी, अभी तक कितनी राशि के आवेदन आए हैं और उस राशि के भुगतान के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, जरा हमें बताने की कृपा करें। दूसरा यह है कि जो पोर्टल पे जो डिफिशियंसियां आ रही हैं या कई आपने विकल्प नहीं दिए हैं, उसका कारण क्या है? जब भारत सरकार का आधार कार्ड है, भारत सरकार का बैंक अकाउंट है, भारत सरकार का पैन कार्ड है, सिर्फ सहारा के जो डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप थोड़ी वेरिफिकेशन करेंगे, वो सहारा वेरिफिकेशन करेगी कि हमारा ये ओरिजिनल जमा करता है, हमारा ये डॉक्यूमेंट है। आप तो आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करेंगे, आप उसको भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो आप सहारा से करवाइए, आप वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट सहारा के हैं वो सहारा ही करके देगी ना कि ये हमारा जमा करता है कि नहीं है जमा करता। तो साहब, इलाज किसी को पता नहीं है, अंदाज से उसको किया जा रहा है, हवा में फायर हो रहे हैं, कोई उसके मेन गहराई पे मुद्दे पे ना तो समझा पा रहा है, ना मंत्रालय लोग उस पे हल करना चाह रहे हैं, अंदाज से उसका इलाज कर रहे हैं। और ले दे के आज वित्त मंत्री जी ने कोर्ट के ऊपर और कमेटियों के ऊपर, जो कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके ऊपर सारा दारोमदार डाल दिया है कि हम नहीं कर सकते हैं, ये उनका काम है, ये वो करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कमेटियां और ये जो बनती है सारी चीजें, इनसे जनता को कोई विशेष फायदा नहीं होता है। आप पल्स का भी मुद्दा देख लीजिए, इससे पहले पल्स का बाइंड अप हो चुका है लेकिन पैसा जमाकर्ताओं को नहीं मिला है, अभी वही 15-17 हजार के बीच में उलझे हुए हैं। तो इनके लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश करना पड़ेगा, या तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तर्ज पे ये करें कि साहब आप जमाकर्ता को चेक बना के दे दें और जमाकर्ता के कागज का आप वेरिफिकेशन आप कंपनी कर ले और वो रिकॉर्ड सरकार को सौंप दे कि साहब हमने इतने जमा कर। एक तो ये विकल्प हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, और अन्यथा मैंने आपसे कहा था कि ये एजेंसियां, ये रेगुलेटर और एक कमेटियां, कभी किसी का आप इतिहास उठा के देख लें, कभी किसी का इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, पैसा ऐसा ही रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी प्रक्रिया जो है, जिस हिसाब से इनने बनाई है प्रक्रिया, उसके हिसाब से ना तो इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ना उस कंपनी को वो शामिल करना चाहती हैं जिस कंपनी ने जमाकर्ताओं से पैसा लिया है। जब तक ये कंपनियों को, जमाकर्ताओं को वेरिफिकेशन में शामिल नहीं करेंगी, तब तक ये संभव नहीं है कि किसी का पैसा मिल जाए। तो कुल मिला के बात करनी चाहिए। लेकिन संजय जी, आपने जो एक सुझाव दिया कि कंपनी पैसा दे, चेक से पैसा दे दे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।